नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का इनेकाद अमल में लाया गया है 8 और 9 दिसंबर को। आपने अच्छी तरह जानते हैं कि गैर मामूली तौर पर यह कामयाब रहा और आज यानी आखिरी दिन कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज़ायद MOU यानी जो यादाश्त मुफाहिमत है उस पर दस्तखत किए गए। और पीर के दिन यानी पहले दिन ये आपने देखा कि किस तरह 2.43 लाख करोड़ रुपए के MOU पर दस्तखत किए गए। तो बहरहाल रियासत में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है और नेशनल, इंटरनेशनल और जो लोकल कंपनीज हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करने का ऐलान किया और अपने पाबंद अहद होने की बात की है। लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे रेवंत रेड्डी हुकूमत का सवाल है, BJP के जो लोग हैं, BJP कायदीन हैं, वो कहते हैं कि आने का न जाने का। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। लेकिन एक और इत्तला में बताया गया है कि तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए के MOU पर दस्तखत MOUs पर दस्तखत किए गए हैं, यादाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए हैं। और इस सिलसिले में कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन 50,000 रोज़गार के मौके पैदा होंगे, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार हासिल होगा, माहिरीन को रोज़गार हासिल होगा। और ख़ास तौर पर रिलायंस कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट लिमिटेड है RCPCL, उसने मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कायम करने का ऐलान किया है। इसी तरह ख़ास तौर पर बेवरेजेस है, स्नैक्स है, कन्फेक्शनरीज़ है और दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। 100 एकड़ अराजी पर यह प्लांट कायम किया जाएगा। इसके बाद अरबिंदो फार्मा है, वो भी उसने भी ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ पर 1800 करोड़ रुपये की सरमायाकारी करेंगे। हेटीरो एंड भारत बायोटेक है, तो उसने भी करोड़ों रुपये की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जहाँ तक गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप का सवाल है, अब ये डेयरी प्रोडक्ट्स के सेल में भी यानी मैदान में भी दाखिल हो रही है और उसने ऐलान कर दिया है कि यूमिया रियासत तेलंगाना में 5 लाख लीटर दूध की पैदावार की जाएगी और वो 150 करोड़ रुपए इस प्लांट पर लगा रही है। तो इसी तरह फर्टिस इंडिया लिमिटेड है, वो उसने 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है और MOUs पर दस्तखत किए हैं। विंटेज कॉफ़ी एंड जो बेवरेजेस लिमिटेड है उसने 1100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए दस्तखत किए हैं MOU पर यानी यादाश्त मुफाहमत पर। और जेक इंफ्रा जो है उसने आपको बता दूं कि 9000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है, साथ ही यादाश्त मुफाहमत पर दस्तखत भी कर दी है। और दूसरी तरफ RCT एनर्जी जो है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। नहीं मुझे साहब, ग्रैन्यूल्स इंडिया ने 1200 करोड़ रुपए सरमायाकारी का ऐलान किया है, जबकि बायोलॉजिकल लिमिटेड है उसने मजीद 3500 करोड़ रुपए सरमाया रियासत तेलंगाना में मशगूल करने का ऐलान किया है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो समिट थी वो कामयाब रही? देखिए, अभी तक मैं समझता हूँ कि 2 रोज़ा समिट नहीं, मैं समझता हूँ तेलंगाना का ये पहला मौका है कि इस तरह का बड़ा समिट रखा गया और मुल्क के और बैरून मुल्क से बड़े बड़े नुमाइंदों को, कंपनियों के CEOs को वगैरह मौजूद किया गया है। और अभी तक आपको जो आदाद शुमार से पता चला है कि 4 लाख रुपए तक की इसका सरमायाकारी हुई है, लेकिन ये कतई फिगर नहीं है। हो सकता है इसमें मजीद इजाफा हो सकता है, यानी 4 लाख करोड़। अभी तक तो 4 लाख की बात आ रही है, इसमें हो सकता है उसमें और भी बड़ा इजाफा हो जाए। अच्छा, और भी इजाफा होने की ज़्यादा तवक्को है, क्योंकि हुकूमत आज शाम में अपना डॉक्यूमेंट भी, दस्तावेज़ भी पेश करने वाली है ग्लोबल 2047 का। उसमें मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में बताया जाएगा। मैं समझता हूँ कि तेलंगाना हुकूमत की जो पहली कोशिश थी वो बड़ी हद तक कामयाब रही है कि मुख्तलिफ रियासतों से और मुख्तलिफ ममालिकों से नुमाइंदे यहाँ पर आके तेलंगाना हुकूमत के साथ माहदे किए हैं, दस्तखतें किए हैं उसके ऊपर। अब अपोजिशन जमातें हैं वो तो कहती हैं कि कुछ भी नहीं मिला, नुकसानदा है इस तरह की। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को नेगेटिव अंदाज से नहीं देखना चाहिए, चंद चीज़ों को पॉजिटिव अंदाज से देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि शहर हैदराबाद कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लोगों को बुनियादी सहूलतों की ज़रूरत है, साथ साथ रोज़गार की भी ज़रूरत है।
रोज़गार फराहम करने के लिए हुकूमत अपने ख़जाने से हर काम नहीं कर सकती। जी हाँ, जी हाँ। खानगी शोबों को तरक्यात का हिस्सा बनाना ज़रूरी हो गया है। ये जो समिट रखा गया था, ग्लोबल समिट, मैं समझता हूँ कि तेलंगाना हुकूमत की पहली कोशिश थी, और पहली कोशिश में अगर तकरीबन ये अभी तक तो 4 लाख की बात की जा रही है, 5 लाख की तेलंगाना को सरमायाकारी होती है और 50,000 से ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है। यानी मुस्बत शुरुआत है। बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस खबर का ताल्लुक जो है वो वोट चोरी से है। राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में SIR के बारे में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए पुरजोर अंदाज में कहा कि वोट चोरी से बढ़कर कोई मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। यानी वोट चोरी जो है वो सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज में मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान साजबाज हुआ है उसे बेनकाब किया है उन्होंने, और इस सिलसिले में हुकूमत को समझ जाना चाहिए, हुकूमत को इससे ताज़ियाने इबरत हासिल करना चाहिए, इस तरह की बात की है। और एक बात बता दूं कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, अब तक उन्होंने 3 मरतबा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए ये साबित किया है कि वोटों की चोरी की गई है, वोटों के यानी वोटर लिस्ट में हेरा फेरी की गई है, और इसके लिए उन्होंने ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन और मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने साजबाज की है और इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह मोदी हुकूमत के इशारों पर काम कर रहा है। ये राहुल गांधी ने कहा है और ये ढकी छुपी बात भी नहीं है। उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए नहीं बल्कि पार्लियामेंट में भी ये बात की है आज। देखिए, मैं समझता हूँ कि जमहूरी मुल्क में इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना इदारा है हमारे पास। जी जी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और दूसरे सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर गौर करना ज़रूरी होगा। जी जी। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि राहुल गांधी ने 3 मरतबा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश की हैं, साथ ही बिहार के उन वोटर्स को भी बताया है कि जिनको इलेक्शन कमीशन ने अपनी फहरिस्त में मुर्दा करार दिया है। जी जी जी। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मुर्दा करार देते हुए वोटर लिस्ट से उनके नाम निकाल दिए गए। जी जी। और जिनका वजूद ही नहीं है या दूसरे स्टेट में जो लोग रहते हैं उन्हें बिहार के वोटर बनाकर पेश किया गया है। इस जो नक़ाइस है इलेक्शन कमीशन के, इस नक़ाइस को राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंट के जरिए पेश किया है, सबूत भी बताया है जी। और आपको बता दूं, मैं अब इससे पहले भी हमने बात की थी, एक किसी मॉडल का नाम है ब्राज़ीलियन मॉडल। ब्राज़ीलियन मॉडल है। आज भी पार्लियामेंट में उसका तस्करा किया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि 23 या 13 मरतबा 22 मरतबा वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल, वो ब्राज़ीलियन लड़की का। तो आप अगर, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की जानिब से किसी गलती की निशानदेही की जा रही है। राहुल गांधी अब वज़ीर आज़म के बाद दूसरे नंबर पे है, कायदे अपोजिशन है। अगर कायदे अपोजिशन जिस पार्टी के 100 अरकान पार्लियामेंट है वो ये कर रहा है कि ब्राज़ीली एक मॉडल का नाम 22 या 23 मरतबा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर रखा गया है, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस पर वजाहत करने की जरूरत नहीं। इससे बढ़ के शर्म की बात क्या होगी, मैं समझता हूँ। मुझे तो देखिए, 1 मरतबा ठीक है, 2 मरतबा ठीक है, 22 मरतबा, वो भी ब्राज़ीलियन जो मॉडल है उसकी फ़ोटो आप फिर से राय में है, तो कितनी शर्म की बात है ये। मैं जब राहुल गांधी ने ये निशानदेही कर दी थी तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि इस पर अपना रद्दमल का इजहार करते। जी जी। गलती हो गई है तो ये कह सकते थे कि हमसे गलती हो गई है, यानी तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जी जी, नहीं बोल सकते वो। हाँ, इलेक्शन कमीशन इनकार दो नहीं चीज कर सकते हैं, या तो अब ये राहुल गांधी पे इल्जाम लगा दीजिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दीजिए। जी हाँ, जी हाँ। या तो फिर आपसे गलती हुई है तो आप गलती की माजूरत खाई कर लीजिए, कबूल कर लीजिए, गलती को इतराफ़ कर लीजिए, और जो गलतियां हुई हैं फहरिस्त तैयार करने में उसको दुरुस्त करते हुए आवाम के सामने अपने इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। जी जी जी। एक राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि SIR के बारे में उन्होंने कहा कि जो मोदी हुकूमत है वो RSS के एजेंडे पर अमल कर रही है। राहुल गांधी हमेशा यही कह रहे हैं कि जितने भी अहम और हसास इदारे हैं वहाँ पर RSS के जहनीत के हामी लोगों को या RSS वालों को घुसा दिया गया है, यानी दाखिल कर दिया गया है, इम्प्लांट किया गया, वहाँ पर उनको ये जानबूझकर बिठाया गया है और हिंदुस्तान की तहजीब, तमद्दुन, जमहूरियत, सेकुलरिज्म और कसरत में वहदत और मुख्तलिफ मज़ाहिब का जो गुलदस्ता हिंदुस्तान को कहा जाता था उसकी छवि मुतासिर करने की पूरी कोशिशें की जा रही है। कई मिसालें हैं, देख लीजिए, आपके वाइस चांसलर निकाल के देख लीजिए। जी हाँ, जी RSS जहनीत के लोग हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल। गवर्नर्स निकाल के देख लीजिए। जी हाँ, जी RSS में काम करने वाले लोग हैं, जबकि ऐसे लोगों को नायब सदर को देख लीजिए आप ऐसे लोगों को दूर रखा जाता था पहले।
लेकिन आज उनको शामिल करते हुए फ़ख्र का इजहार किया जा रहा है, जबकि यही आरएसएस है जिसने गांधी जी का कत्ल की थी। आप बता दीजिए कि अगर आरएसएस का अगर गांधी जी का कत्ल किया है नहीं किया है, ये मोदी को पूछ सवाल से करना चाहिए, वज़ीर दाखिला को करना चाहिए और बीजेपी के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को करना नहीं, मेरे साहब जैसा कि आपने आरएसएस की बात की है, तो आरएसएस ने इस बात की तरदीद कर दी थी कि उनका गांधी जी के कत्ल में हाथ है, जबकि नाथूराम गोडसे के बारे में कहा जाता था कि वो आरएसएस में शामिल था, लेकिन एक मनसूबाबंद साजिश के तहत उसे कत्ल से पहले हटा दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें बीजेपी मर्द मुजाहिद कहती है, आयरन मैन कहती है, सब कुछ कहती है, वो फिर आरएसएस पर उन्होंने पाबंदी क्यों आयद की थी? जी जी, आप ये बताइए कि सरदार पटेल गलत है या फिर आरएसएस गलत है? आरएसएस को उन्होंने वार्निंग दी थी सरदार पटेल कि आपकी वजह से गांधी जी का कत्ल हुआ है, इसलिए पाबंदी आयद की जा रही है। तो आप मैं ये बताना चाहिए, एक तरफ मर्द मुजाहिद भी बोल रहे हैं, आयरन मैन भी बोल रहे हैं, और गांधी जी से बड़ा मुजस्समा भी आप वहाँ पर गुजरात में लगा चुके हैं वहाँ पर उनका। फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि आरएसएस उस वो साजिश में शामिल नहीं थी। अगर आरएसएस उस वक्त शामिल नहीं थी तो फिर क्यों इम्तनायत किया गया? ये भी एक सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी बबांग दहल और खुले तौर पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने वादे तौर पर कहा है, और ये छुप छुपा कर नहीं कहा है, बल्कि मोदी जी के मुंह पर कहा है, अमित शाह के मुंह पर कहा है, पार्लियामेंट में कहा है, और फिर सहाफत के सामने कहा है, मीडिया के सामने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और मोदी हुकूमत में साजबाज है और ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं और इलेक्शन के जो नताइज है इंतखाबात के, उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं, फेरी सरायदान में हेरा फेरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वादे तौर पर यह भी कहा है कि महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा में भी आप देखेंगे कि वहां पर भी हेराफेरी की गई, वोट चोरी की गई, यहां तक कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स है उन्हें महाराष्ट्र लाया गया और वहां उनसे वोट दिलवाए गए, फिर उनका आधार कार्ड का जो पता होता है या एड्रेस होता है वो तब्दील कर दिया गया। जी जी, देखिए, ये जो जिस तरह से आपने बताया है कि ये इल्ज़ाम तो राहुल गांधी ने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दिया है। जी जी, कई ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया। जी, जो बिहार में असल वोटर है उन्हें वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। जी जी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कई लोगों को राहुल गांधी ने टीवी पे पेश भी कर दिया है। वो जिंदा है, वो आवाम के दुनिया के सामने आके कर रहे हैं कि हम जिंदा है, लेकिन हमें मुर्दा करार दिया गया है। जी जी, क्या इस पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वजाहत करें, या जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकाले गए हैं उन्हें दोबारा शामिल करें? जी जी, ये तो कोशिश होनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं है, जानिबदारी से काम कर रहा है। यही नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जो अहम तहकीकाती एजेंसियां हैं, जी जी, उस पर भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो भी खामोश है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि शरद पवार ये अपोजिशन का बहुत बड़ा नाम है, एनसीपी के सरबराह हैं। उन्होंने वादे तौर पर कहा था कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से लेकर 12 जो मरकज़ी एजेंसियां हैं वो हुकूमत के इशारे पर काम कर रही है। उनकी जो आज़ादाना हैसियत है अब वो अब ख़त्म हो चुकी है, अब बस हुकूमत जो चाहती है वो करवा लेती है, ये बात उन्होंने कही थी। अब तो अफसोस की बात ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट जैसे यानी अदालत उज़्मा जिसका हम एहतराम करते हैं, उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों या दूसरी अदालतों के फैसले हो, उस पर भी हुकूमत के दबाव में ये काम हो रहा है, इस तरह की बातें की जा रही है। और आपने देखा कि चंद्रचूड़ जो साबिक चीफ जस्टिस है और जिनके घर मोदी जी पहुंच गए थे गणेश त्यौहार के मौके पर, और उसके बाद आप देखेंगे कि आज तक उन्होंने उनके बारे में ये इतलात आ रही कि सरकारी क़यामगाह खाली नहीं की है और उन्हें अब सरकारी ओहदा भी दिया जाने वाला है। तो अब किस बात का इनाम उन्हें दिया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उन्होंने जब बीबीसी को इंटरव्यू दिया तो आपने देखा कि किस तरह के सवालात किए गए, किस तरह बताया गया, उनसे सवाल किया गया था कि क्या अदालतें हुकूमत के दबाव में काम नहीं कर रही है, तो वो सही तौर पर जवाब नहीं दे सके थे। नहीं, देखिए, हमने देखा कि बाबरी मस्जिद जी हाँ का जो फैसला देने वाले जजेस का क्या इनाम दिया गया, आपको मालूम है? एक रुकन रंजन गोगोई चीफ जस्टिस राज्यसभा का रुकन बनाया गया, जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई। जी हाँ, जी हाँ। सोनिया गांधी के खानदान को हटा दी गई है, लेकिन उन्हें दी गई है। जी जी, और एक किसी को गवर्नर बनाया, रियासत का गवर्नर बना दिया गया, किसी को और कुछ ओहदे दिए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये अगर आपने जिन साबिक चीफ जस्टिस का नाम लिया उन्हें भी कुछ ओहदे दिए जाने वाले हैं, तो उसमें कोई ताजुब की बात नहीं होगी। जी जी, तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो शायद जब तक ओहदों पे थे
उनके मफादात की तकमील की थी, इसके तौर पर उन्हें ये इनाम दिया हाँ, फिर जा क्या है, फिर क्या वजह हो सकती है? आपको इनामात दिए जा रहे हैं, आपको ओहदे दिए जा रहे हैं, आपको सरकारी क़यामगाह खाली करने पर मजबूर नहीं किया जा रहा है, और इससे बढ़कर और क्या जानिबदारी का सबूत हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और एक बताता हूँ आपको। जी जी। हाँ, कांग्रेस के एक सीनियर कायद थे, जी जी। गुलाम नबी आज़ाद। जी हाँ, जी हाँ। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर भी थे। जी जी। उनकी जब सरबुदशी हो रही थी हाँ हाँ। तो मोदी ने बहुत आंसू बहाए थे। जी हाँ, जी हाँ। बदला में क्या हुआ, वो कांग्रेस से हट गए, हम्म। नई पार्टी बना ली उन्होंने, अब राज्यसभा के रुकन भी नहीं है, लेकिन उनका बंगला आस्था खाली नहीं कराया गया। जी जी, अफसोस की बात है, देखिए आप। हाँ, जबकि राहुल गांधी को एक केस में जी जी। पार्लियामेंट की लोकसभा के लिए नाअहल करार दिया गया था, विद इन 24 आवर्स जी जी, उन्हें बंगला खाली करा दिया गया। कितनी अफसोस की बात है। और देखिए अखलाकी इक़दार, देखिए जो मोरल वैल्यूज़ राहुल गांधी या गांधी ख़ानदान जिस पर अमल करता है, एक दिन में वो बंगला खाली कर देते हैं। कितनी एक सबक है दूसरों के लिए। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है वो क्या कर रही हैं, आईटी एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। हुकूमत की जो मरकज़ी वजारत है आईटी है वो क्या कर रही है, ये सोचने वाली बात है। शहरी हवाबाजी की जो वजारत है, क्या वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम हो गई है, यानी सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है वो नाकाम हो गई है, ये सवाल उठ रहे हैं। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अब देखिए कि हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारी दुनिया में शोहरत रखता है, लेकिन आप देखेंगे 5500 एकड़ अराजी पर फैले हुए इस एयरपोर्ट की जो यानी एक वसीम और इस एयरपोर्ट है, इस पर तकरीबन 1100 एकड़ अराजी मौकूफा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्फ बोर्ड को यानी जीवी के जो ग्रुप है उसने अपना पार्टनर नहीं बनाया है, और ना ही 1100 एकड़ अराजी का वो कुछ किराया अदा करता है। अगर लीज पे भी ली जाती 1100 एकड़ अराजी तो मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को हासिल होते, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो दलाल थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और जो दावा करते थे कि हम क़यादत कर रहे हैं वो भी खामोश रहे। और जब बेचारों को 50 एकड़ अराजी मिलती है कि आप ये अराजी पर अपने यानी कुछ तामीरात कर लें तो बहुत खुश हो जाते हैं और हुकूमत की तारीफ में ज़मीन और आसमान के खलाबे मिला देते हैं। जबकि 1100 एकड़ आपकी अराजी हथियार ली गई और 50 एकड़ अराजी दी गई, तो 1100 पर 1050 एकड़ अराजी का अगर किराया वक्फ बोर्ड को आता या फिर पार्टनरशिप हो जाती है एयरपोर्ट जीवी के ग्रुप से, तो फिर दुनिया की आमदनी वक्फ बोर्ड को हो सकती थी। तो बहरहाल कहने का मतलब, एयरपोर्ट का मतलब ये है कि वहाँ पर हर रोज़ आप देखेंगे कि धमकियाँ दी जा रही है कि फ़लाँ तैयारे में बम रख दिया गया है, फ़लाँ तैयारे को बम धमाके से उड़ा दिया जाएगा, और अगर आप $1 मिलियन अदा नहीं करेंगे तो विदिन 10 मिनट्स इस तैयारे को का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो ऐसे ही 2 धमकियाँ आज भी मौसूल हुई, आज भी कह रहा हूँ नहीं वजह साहब, क्योंकि रोज़ इसका ये माहौल बन गया है। और आपको ये बता दूँ कि हैदराबाद से अमेरिका जाने वाला जो तैयारा है उसमें बम रखने और फौरी उसे बम धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक नहीं 2 तैयारों में ऐसा हुआ है। और आपको बता दूं कि पुलिस ने भी इस सिलसिले में कहा है कि $1 मिलियन का यानी रकम मांगी गई, और कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो बेंगलुरु में यानी इस तैयारे का अगवा कर लिया जाएगा, यरगमाल बना लिया जाएगा, हाईजैक किया जाएगा और बेंगलुरु में क्रैश कर दिया जाएगा। दूसरे तैयारे के बारे में वो जो अमेरिका जा रहा था, ये कहा गया, ईमेल के जरिए धमकी दी गई कि इसको हम 10 मिनट के अंदर धमाके से उड़ा देंगे। और आपको बता दूं कि पुलिस ने बाज़ाब्ता ईमेल जो यानी ट्रेस किया है, आईडी जो ये ट्रेस किया है, वो editor@epochtimescpm.cpm है। तो आप अंदाज कीजिए कि उसका यानी ईमेल आईडी भी है और फ़ोन नंबर है नहीं वजह साहब +1, यानी अमेरिका का ही है 2016143989, और ये दे दिया गया है नंबर पुलिस वालों ने। फिर एक जो सुबह में जो धमकी वसूल हुई थी वो अमेरिका जा रहा था तरया, अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक ईमेल मौसूल होता है, जैस्पर पैकर्ड, उस फर्द की शिनाख्त की गई है और कहा गया है कि उसने तैयारे को 10 मिनट के अंदर धमाके से उड़ाने की धमकी दी। तो कम से कम उसको अमेरिका से गिरफ्तार करके लाइए ना। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि अगर आपको बैरून ममालिक में है तो आपको मुश्किल हो रही है तो आप इंटरपोल का सहारा लीजिए। जी हाँ, जी हाँ। इंटरपोल के ज़रिए वहाँ पर आप बताइए, या तो फिर सिफारती तो ताल्लुक़ात है अपने, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर दिन जिस तरह से धमकियाँ में ईमेल से वसूल हो रहे हैं, ये हमारी सिक्योरिटी पे और तहक़ीक़ाती एजेंसियों पर एक सवाल है।
बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं, लेकिन उस खबर का ताल्लुक चीफ मिनिस्टर ऑफिस से है, यानी सीएमओ से है। एक तरफ एयरपोर्ट में बम रखने या तैयारों में बम रखने की 2 धमकियां दी गई जो गलत साबित हुई हैं, उसी तरह सीएमओ और लोक भवन यानी राजभवन में भी बम धमाके करने की धमकियां दी गई थी। उस सिलसिले में भी एक ईमेल मौसूल हुआ था जिसका और खान नाम के एक शख्स की जानिब से ये ईमेल किया गया। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि अब खान के नाम से इस कदर डर हो गया है, यानी जो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए खान नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। ये सरनेम है। देखिए, पहले दिल्ली के स्कूलों को इस तरह के ईमेल वसूल हो रहे थे। जी जी, कई मरतबा हुए हैं ऐसे वसूल। जी जी, अब हैदराबाद, ऐसा लगता है कि हैदराबाद को टारगेट करते हुए के ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत और स्टेट हुकूमत दोनों आपस में एक मुश्तरका प्लान तैयार करते हुए जो लोग झूठे ईमेल्स भेज रहे हैं या डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जी जी, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए ताकि दूसरों को इसका सबक हासिल हो सके। जी जी जी। और एक जगह आप देखेंगे कि तैयारों में बम रखने की झूठी इतलात दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही है, तैयारों को धमाके से उड़ाने की। चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो या फिर राजभवन हो, वहाँ बम धमाके करने की धमकियां बाज़ाब्ता दी जा रही हैं, ईमेल्स भेजे जा रहे हैं, फ़ोन नंबर्स का भी पता चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि एक तरफ ये धमकियाँ हैं, दूसरी तरफ कुत्तों से भी बहुत धमकियाँ मिल रही हैं इंसानों को। खुद हैदराबाद देखिए, एक वसी वो अरीज शहर है, एक अजीम शहर है। यहाँ पर हाल ये हो गया है कि आवारा कुत्तों के काटने के नतीजे में हर रोज़ 300 लोग जो हैं वो फीवर हॉस्पिटल, सिर्फ एक का हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, फीवर हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। जबकि नारायणगुड़े में जो आईपीएम हॉस्पिटल है वहाँ तो हाल कुछ और बुरा है। हयात नगर है और राजेंद्र नगर है, खुतबुल्लापुर है, जो भी सरकारी दवाखाने हैं, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ भी सैकड़ों लोग रुजू हो रहे हैं। आखिर ये बलदिया क्या कर रही है, सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हर तरफ हैदराबाद में कुत्ते नजर आ रहे हैं, ऐसे कुत्ते जो आवारा हैं और लोगों को काट रहे हैं। आंध्र ज्योति में एक तफसीली रिपोर्ट आई है नईम वजह साहब, और उसमें यह बात बताई गई है कि हर दिन कुत्ते काटने के कम से कम 300 वाक़यात सिर्फ शहरी हुदूद में पेश आ रहे हैं। देखिए, ये बड़ी तशवीश की बात है। हमने आप कल भी इस पर डिस्कशन किया था। आपने बताया 2-3 वाक़यात का आपने तज़किरा किया था। तो आज फिर एक रिपोर्ट सामने आई है। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बल्दिया की जिम्मेदारी है जीएचएमसी की कि इस पर सख्त कार्रवाई करें। जी जी। और कुत्तों के जो काटने के जो वाक़यात में इजाफा हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, इसके पर गौर करना चाहिए। जी जी। मैं देख रहा हूँ गली कूचों में आजकल सड़क आवारा कुत्तों की बहतात हो गई। बहुत से कुत्ते नज़र आ रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। बच्चे वहाँ रोज़ सड़कों पे गुजरने से डर रहे हैं। लोगों में, बड़े लोगों में भी डर और खौफ पैदा हो रहा है। ऐसी सूरत में बल्दिया हाथ पे हाथ धरे बगैर, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार आपको फटकार रहा है, हाई कोर्ट भी आपको बार बार फटकार रहा है, इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं समझता हूँ कि ये गफलत है, जो गफलत से काम लिया जा रहा है। ये गफलत का सबब मासूम बच्चे उसका शिकार बन रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो मैंने फिगर आपको बताया है कि 300 अफराद को रोज़ाना जो है कुत्ते काट रहे हैं हैदराबाद में। एक उसमें शायद मेरे ख्याल से रेबिस से कई लोग मर भी गए, 2-3 लोगों, 2-3 हर साल के कुछ मरने की अमवात का भी। हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जिस अंदाज में कुत्ते काट रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, लोगों का इलाज भी हो रहा है, उनको वैक्सीनेशन यानी टीका भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि 300 का जो फिगर मैंने बताया है, एक सरकारी हॉस्पिटल की बात है। खानगी हॉस्पिटल में भी होते हैं। अगर खानगी हॉस्पिटल का देखें तो उससे कहीं ज़्यादा तादाद है, ये बात इतलात भी आ रही है। और जैसे कि नारायणगुड़े का आईपीएम हॉस्पिटल है, वहाँ पर टीके लगाने की सहूलत है। नल्लाकुंटा फीवर हॉस्पिटल, जैसा कि हमने बताया कि 300 लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तो तमाम गवर्नमेंट अर्बन प्राइमरी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी यही हाल है। हर साल 20,000 लोग वैक्सीन ले रहे हैं सिर्फ इधर फीवर हॉस्पिटल में, 20,000 लोग साहब। देखिए, जब मैं समझता हूँ कि एक संगीन मसला, इसको इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते। मुझे पता चला है कि एक कुत्ते के ऊपर जीएचएमसी की जानिब से 1500 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अच्छा। उसके बावजूद भी नताइज ज़ीरो है। आपको मालूम है कि इस तरह के वाक़यात, जब भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, बच्चों को कुत्ते काट देते हैं या बड़े लोगों को कुत्ते काटते हैं, जब मीडिया की सुर्खियाँ बन जाती है तो जीएचएमसी या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ की जानिब से थोड़ा हरकत में आ जाता है, थोड़े कुत्तों को पकड़ा जाता है, मीडिया में बताया जाता है, फिर इसको खामी बिठाया जाता है।
और आप देखेंगे कि जहाँ तक तादाद में इजाफे का मामला है, फीवर हॉस्पिटल में 2023 के दौरान जो आदाद शुमार रिपोर्ट में आए वो बता रहा हूँ मैं आपको। 2023 में फीवर हॉस्पिटल से तकरीबन 27,172 लोग रुजू हुए जिन्हें कुत्तों ने काट लिया था। इसी तरह 2024 में 29,054 लोग यानी 30,000 के करीब लोग जो हैं वो कुत्ते काटने से मुतासिर होकर अस्पताल से रुजू हुए थे और 16 लोग उसमें अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे। इसी तरह 2025 में जारी साल आज की तारीख तक 24,705 लोग जो है वो उनको कुत्तों ने काटा और उनमें से अब तक 34 लोग मर चुके हैं। गुज़श्ते साल कितने लोग थे काटने? गुज़श्ते साल जो है 32,054। इस मरतबा कुछ कम नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक तो अभी कुछ दिन बाकी है साल खत्म होने को। 24,705 इस साल, और वो भी फीवर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। और हर रोज़ 60 से 80 लोग वहाँ पर आते हैं कुत्ता काटने के बारे में ये कहा जा रहा है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये तो है कुत्ते काटने का वाक़यात है, बल्दिया की सर्द मोरी है, गफलत समझे, लापरवाही समझे, कुछ भी है। लेकिन डॉक्टर्स और माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि अगर किसी को इत्तेफाक से कुत्ता काट लिया जाता है तो फ़ौरी हस्पताल से रुजू होना चाहिए, वो एंटी रैबिस के जो इंजेक्शन है वो लेना चाहिए, वैक्सीन जो है वो लेना चाहिए, वरना फ्यूचर में मुस्तकबिल में बहुत परेशानियां पेश आती हैं। जिस तरह से आपने हर साल कुछ ना कुछ अमवात का तस्करा किया है, जी हाँ, ये भी उसकी वजह बन सकती है। 34 ये साल तो 34 लोग मर गए हैं। और एक बात बता दूं कि नारायणगढ़ IPM में आप 4 साल अब तक 33,765 मुतासरीन ने टीके लिए हैं। जी, क्या मामूली बात है ये? देखिए आप वहाँ पर फीवर अस्पताल में 22,000 थी। जी हाँ, यहाँ पर 24,705, यहाँ पर 33,765। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर साल कुत्ते काटने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। बल्दिया की जानिब से पैसे तो खर्च किया जा रहा है लेकिन इसके कोई नताइज नज़र नहीं है। और देखिए जो अतराफ़ के इलाके हैं, अतराफ़ अकनाफ के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जैसा हयात नगर है, वनस्थलीपुरम है और राजेंद्र नगर है, श्रीलंगमपल्ली है, कुतुबुल्लापुर के साथ साथ आप डंडीगल देखेंगे, शाहपुर नगर और सुराराम जो है वहाँ पर भी कुत्ते काटने के वाक़यात में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आप ये कह लीजिए कि GHMC का इलाका। जी हाँ जी बिल्कुल। अब जो आप फिलवक्त GHMC का इलाका जो है उसमें ये हालात पैदा हो रहे हैं। वैसे नाज़रीन, नईम बजाज ने एक अच्छी बात कही कि आप ये कह लीजिए कि GHMC का इलाका है और इसमें ये हालात पैदा हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जब हैदराबाद GMC की बात की जाती है तो समझिए कि अब GHMC के जो 150 वार्ड हुआ करते थे, यानी मजलिस बल्दिया हैदराबाद के 150 काउंसलर हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि मज़ीद 27 जो बल्दिया थे उन्हें हैदराबाद में ज़म कर दिया गया है, GHMC में ज़म कर दिया गया है। और इस सिलसिले में हैदराबाद को जो तोसी दी गई है हुदूद को, इस सिलसिले में हुकूमत के अहकामात भी जारी हो गए हैं और उन अहकामात के मुताबिक अब 150 के बजाय 300 वार्ड्स होंगे, यानी 150 काउंसलर्स के बजाय 300 काउंसलर्स का इंतखाब अमल में आएगा। और आप ये देखेंगे कि किस तरह जो इंतखाबी अमल है उस पर असर पड़ेगा। नहीं वजह साहब, आप ये बताइए कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अक्सर यानी किंग मेकर का रूल अदा करती रही हैदराबाद में और उसने नारा लगाया था अब की बार, यानी जैसा मोदी ने लगाया अब की बार मोदी सरकार की बात नारा लगाते हैं, उसी तरह ये कहते हैं कि शहर हमारा मेयर हमारा, अगर 300 की बात आती है तो ये 300 कहाँ से लाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 300 का अरकान पे बल्दिया चलाना या GHMC चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 300 वार्ड बना के GHMC को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। जी जी। जैसा हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में 3 पुलिस कमिश्नरेट है, एक हैदराबाद है, दूसरा साइबराबाद है, तीसरा रच्चाकुंडा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 300 के हिसाब से 3 बल्दिया तो नहीं बनाया जा रहे हैं, ये भी एक सवाल पैदा। नहीं हुकूमत ने वादे तौर पर क्या है, हमने जम कर दिया है नहीं, जम कर दिया अलग थे, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको बताऊँ जो आपको मैं GHMC का जो हो सकता है कह रहे हैं आप, हो सकता है जी 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 3 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया जाए ताकि इंतज़ामी उमूर में जो काम है वो उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। आप देखते हैं कि हमारे पास तेलंगाना जब तश्कील पाया था 10 डिस्ट्रिक्ट थे, तो KCR ने ये कहा था कि जब अजला को तोसी दी गई तो अवामी जो मसाइल है वो सरकारी इंतज़ामिया दहलीज पे जाके हल करेगा, इसलिए उन्होंने 33 डिस्ट्रिक्ट बना दिया था। जी जी, 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट में तब्दील कर दिया था। तो हो सकता है कि जब 300 वार्ड्स बनाए जा रहे हैं तो मेरा ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरह 3 पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहे हैं उसी तरह 3 बल्दियात भी काम करेंगे। जी जी। नहीं मुझे जैसा भी खबर आ रही है हमारे नागपुर से खबर आ रही है और वहाँ पर मुंबई के जो अबू आसिम आज़मी है जो समाजवादी पार्टी के, वो आप देखेंगे कि
रुकन असम्बली भी हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को तकसीम करने पर तवज्जो मरकूज़ किए है, और हालांकि हिंदुस्तान को कई एक मसाइल का सामना है, उन मसाइल पर वो तवज्जो नहीं दे रही है। और इस सिलसिले में उन्होंने वंदे मातरम की बात की है और कहा कि ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, वंदे मातरम गाएँ या ना गाएँ, लेकिन दूसरों पर मत थोपें, अपनी मर्ज़ी। उन्होंने ये बात कही है और कहा कि अगर आपको चिल्लाने की ज़रूरत है चिल्लाइए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन दूसरों के अक़ीदे में मुदाखलत मत कीजिए, ये बात उन्होंने कही है। और एक बात आपको बता दूं कि जहाँ तक मौलाना अरशद मदनी का सवाल है, मौलाना अरशद मदनी आप देखेंगे कि जमाअतुल उलमा मदनी अरशद मदनी ग्रुप के सरबराह भी हैं, और बबांग दहल जो बात कहते हैं वो दिलों में भी उतर जाती है और फ़िरक़ा परस्त परेशान भी होते हैं। तो उन्होंने कह दिया है कि हम शिरक नहीं करते, मुसलमान जान दे सकता है लेकिन शिरक नहीं कर सकता, किसी के सामने झुक नहीं सकता। और वंदे मातरम का मतलब ये है कि हम दूसरों की यानी दूसरे देवी देवता की इबादत करते हैं या पूजा करते हैं, उसका मतलब निकलता है। जबकि मुसलमान मर जाएगा लेकिन अपना सर किसी गैर अल्लाह के सामने नहीं झुकाएगा और किसी के सामने शिरक नहीं करेगा, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा। देखिए, मैं कल पार्लियामेंट में जैसे अब डिस्कशन चल रहा था जी जी, तो इकरा हसन का मैंने बयान देखा है। जी जी, स्टेट जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में उन्होंने बात की थी, वो देख के मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि पहली मरतबा कामयाब होने वाली एक नौजवान रुकने पार्लियामेंट ने जिस अंदाज से पेश किया है, ये जो सारी जो वंदे मातरम की नज़म है उसमें जिस तरह से पेश किए गए हैं जुमले, जी हाँ, बताया गया, उस पर उन्होंने कहा है हर चीज़, पानी की बात कही है, कहाँ साफ़ पानी मिल रहा है, कहाँ साफ़ हवा मिल रही है, इसके पर हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं थी, इसकी नाकामी पर तवज्जो क्यों नहीं थी। अच्छे सवाल उठाए हैं उसमें से। कश्मीर से भी एक नौजवान रुकने पार्लियामेंट आए थे, रोहानी, हाँ, उन्होंने भी अच्छे अंदाज में इस पर अपनी बात रखी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक़ीदा हर एक का अपना अपना, उन्होंने लकुम दिनुकुम की बात की, लकुम दिनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक का अपना मज़हब है, हर एक का अपना अक़ीदा है। हमारे हिंदुस्तान में जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत और दस्तूर ने हमें समाज के तमाम तबक़ात को अपने अपने मज़हब पर क़ायम रहने की हिदायत दी है, लेकिन कोई भी हुकूमत ज़बरदस्ती किसी पर भी कोई मैं ये नहीं कर सकती कि आप इसको पढ़ना चाहिए। अब देखिए, मिसाल के तौर पर जो हमारे हिंदू भाई है लाखों भगवानों की पूजा करते हैं, किसी का एक भगवान होता है, किसी कोई दूसरे भगवान की पूजा करता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी यह बात कही है, और जो तंजीमें थी हिंदुत्व की वो बरहम हो गई, बीजेपी बरहम हो गई कि आप हमारे भगवानों की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन कभी मुसलमान ने नहीं कहा कि आप कितने भगवानों की पूजा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किसी मुसलमान ने तनकीद भी नहीं की। तो आपको क्या हक़ बनता है, यानी आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत को क्या हक़ बनता है कि वो आप पर अपनी मर्ज़ी मुसलत करे। जी बिल्कुल सच बात है। मैं यही कहना हूँ कि जो हिंदुस्तान है वो दस्तूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर हिंदुस्तान का जो भी अमल चलता है वो दस्तूर की बुनियाद पे चलता है। जी जी, दस्तूर ने जब तमाम तबक़ात को तालीमी, समाजी, माशी, मजहबी आज़ादियाँ दी हैं, तो बीजेपी को हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी की आज़ादी को छीन ले या किसी पर अपनी ज़बरदस्ती कोई ताकत को झोंक दें। ये बीजेपी को ज़ेब नहीं देता। जी हाँ, हालांकि भैया हमारे पास कई एक मसाइल हैं, तालीम के मसाइल है। आप देखिए कि लड़कियां महफूज नहीं है, ख़वातीन महफूज नहीं है, 9 माह की बच्ची तक महफूज नहीं है, गुर्बत का हम शिकार हैं, यहाँ तक कि इफलास हम यहाँ पर लोगों का मुकद्दर बना दिया गया है। महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोज़गारी की शरह तारीख़ में सबसे बदतरीन सतह पर आ गई है। उन मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय वंदे मातरम पर तुम तवज्जो दे रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट चल रहा है। जी हाँ, मुल्क के तमाम लोगों की पार्लियामेंट पर नज़र लगी है। जी हाँ, जी हाँ, कि आवामी मसाइल को हल करने के लिए क्या फ़ैसले किए जाएंगे, जी जी, रोज़गार फराहम करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, या फिर माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए हुकूमत क्या ऐलान करती है, या फिर जो इंडिगो बहरान है, इंडिगो का जी जी, जो बहरान है उसको टालने के लिए, उसको हल करने के लिए क्या इक़दाम करती है। ऐसे कई बहुत से अवामी मसाइल है, उसको नज़रअंदाज करते हुए मैं समझता हूँ कि जो जिस अंदाज से कल पार्लियामेंट में बहस की गई, वक्त ज़ाया किया गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। और देखो आप, ये इंडिगो का जो मसला है, आप देखेंगे कि तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है परवाज़ें मनसूख की गई हैं, आज भी मनसूख हुई हैं। ऐसे में ये इतलात भी आ रही हैं कि हो सकता है कि अडानी ग्रुप इंडिगो को हासिल कर लेगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा। देखिए, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे साजिश है, साजिश तो ज़रूर है। जी जी, वरना इतना बड़ा बहरान जो 7 दिन से चल रहा है। अरे हिंदुस्तान की खान की सबसे बड़ी एयरलाइन है साहब, एयरलाइन है। हाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत को ये चाहिए कि मुकम्मल इख्तियारात किसी एक के हाथ में ना दें। जी हाँ, जी हाँ, अगर किसी एक के हाथ में इख्तियारात दिए जाते हैं तो ये नौबत पैदा होती है, बहरान पैदा होता है। तो जो भी इंतज़ामिया हैं
उसको मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर देना चाहिए जी जी ताकि उसमें जवाबदेही का रुझान भी पैदा हो और कीमतों को कंट्रोल करने में भी आसानी हो और हुकूमत के जो भी फैसले होते हैं उस पर अमल भी होना चाहिए। जी जी ये कब मुमकिन है? इख्तियारात एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, 4-5 लोग या 10 लोगों के हाथ में जब दे दी जाती है तो मैं समझता हूँ कि इस पर अमलावरी मुमकिन है। जब इख्तियारात कम्प्लीटली पूरे मजमूई इख्तियारात किसी एक के पास आती है तो मोनोपोली करता है, यानी गैर मरकूज कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं जी आप। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हमारे मुल्क के जो जौहरी तवानाई है उससे है, और ये कहा जा रहा है, एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हिंदुस्तान ने 214 अरब डॉलर के जौहरी मनसूबा बनाया है, जिसके तहत आप देखेंगे 2047 तक, यानी 2047 नाज़रीन आपको बता दूं कि हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, यानी सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी आज़ादी हासिल करने के बाद। तो बहरहाल उस वक्त 100 गीगावाट जौहरी तवानाई पैदा की जाएगी इस मनसूबे के तहत। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह ईरान पर पाबंदी आयद की गई, ईरान भी तो पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई इस्तेमाल करने की बात कर रहा है और बरक़ी पैदा करने या अपनी जौहरी जो ज़रूरियात यानी एनर्जी की जो ज़रूरत है, तवानाई की जो ज़रूरियात है उसे पूरा करने की बात कर रहा है। तो उसी तरह क्या हिंदुस्तान पर अमेरिका फिलवक्त जो इंतहाई बरहम है हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात को देखते हुए, तो क्या वो किसी न किसी तरह हिंदुस्तान को तंग करेगा? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को हर मामले में मुस्तकम और ताकतवर बनाने की ज़रूरत, यानी खुद मुक्तफ़ी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है क्या हमें कौन से मुल्क से कितने ख़तरात हैं। अगर हमें वहाँ पर ख़तरात कम हैं, ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला के चांसेस नहीं है, हमारा हर एक से अच्छे ताल्लुक़ात है, तो वो जो पैसा जौहरी ताकत पर जो खर्च करने की बात की जा रही है, एक गुर्बत को ख़ात्मा करने का, 214 अरब डॉलर, तालीमी पसमानदगी को ख़त्म करने का, या जो पसमानदा लोग हैं उन्हें सतह गुर्बत से ऊपर उठाने का अगर कोई प्लान तैयार किया जाता है तो मैं समझता हूँ वो बेहतर होगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक जौहरी तवानाई का सवाल है, आज सारी दुनिया जौहरी तवानाई के पीछे है और इसके ज़रिए ऐसे ममालिक जहाँ पर तेल के ज़खायर नहीं है, जैसा कि हमारा मुल्क है, हम अपने तेल की जो ज़रूरियात है यानी पेट्रोल डीजल की जो ज़रूरियात है बैरूनी ममालिक से पूरी करते हैं। ख़ासतौर पर रूस से हम तेल ख़रीदते हैं और जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनसे हम तेल ख़रीदते हैं, ईरान से भी ख़रीदते हैं, लेकिन अमेरिका के डर के मारे हमने ईरान से तेल ख़रीदना बंद कर दिया है। ताहम रूस के साथ तेल की ख़रीदारी जारी रखी है, जबकि अमेरिका ने सख्त वार्निंग दी है हिंदुस्तान को कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। और ये कहा गया है, इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि उस धमकी के बाद तेल की खरीदारी में यानी रूस से जो तेल खरीदा जा रहा था उसमें गिरावट आ गई है, कमी आ गई है। अब तक हमने 54 यानी 54 अरब डॉलर का जो तेल है वो रूस से ख़रीदा है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं जिससे यूक्रेन में जो जंग है, यूक्रेन के खिलाफ जो जंग है रूस की, उससे रूस को मदद मिल रही है और जो मालिया आ रहा है वो उधर झोंक रहा है। देखिए, अमेरिका का ये दोहरा में आ रहा है, जी जी, दोगलापन है, क्योंकि हम हमारी ज़रूरत के लिए किसी से भी दोस्ती करेंगे, बिल्कुल हमारी ज़रूरत की भी बात है कि हम अपने उससे काम करेंगे। जी जी, जिसे ये कह रहा है कि आप उससे रूस से तेल खरीदने की वजह से वहाँ पर उसका माली मखौफ मुस्तकम हो रहा है और वो ज़ेलेंस्की जो सदर है, ज़ेलेंस्की जी हाँ, उनसे जंग कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, फ़लस्तीन में बेकसूर मारे जा रहे हैं, इसकी आपको फिक्र नहीं है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी सपोर्ट की बुनियाद पे इसराइल फ़लस्तीन को तबाह ताराज कर रहा है, उसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो आप उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, ताजुब की बात है, बस अफसोस की बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है, देखिए इस तरह का जो दोगलापन है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन अमेरिका इंटरनेशनल पुलिसमैन का किरदार अदा कर रहा है, आलमी चौकीदार का किरदार अदा कर रहा है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आलमी जो चौकीदार है वो क्या है। एक तरफ वो फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में रास और बिलवास्ता तौर पर इसराइल की मदद करता जा रहा है, इसराइल को हथियार, इसराइल को बम, इसराइल को तैयार फराहम कर रहा है, आलमी प्लेटफॉर्म्स पर इसराइल के ख़िलाफ़ जो करारदाद मंजूर हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ उन करारदादों को वीटो कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी सबसे अहम है और आलमी बिरादरी को ये देखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात यह है कि आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह खुद इसराइल के जो हलीफ ममालिक है, कनाडा है, बरतानिया है और जो दूसरे ममालिक है फ्रांस, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तुम इस तरह की हरकतें गलत कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी ममालिक अमेरिका से आंखें मिला के
चलने ठहरने के लिए तैयार नहीं। नहीं, आप देखेंगे अमेरिका और हिंदुस्तान का, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है कि कौन कैसा खाना खाए, कौन कैसे कपड़े पहने, कौन किस तरह की ज़िंदगी गुजारे। अरे मेरे भाई, ये मेरा अपना ज़ाती मामला है, ये शख्सी मामला है, ये आपके बाप की जागीर नहीं होती। क्या आप ये कहें कि आप इस तरह उठें, इस तरह बैठें, इस तरह सोएं, इस तरह चलें फिरें, इस तरह खेलें, इस तरह कूदें, इस तरह खाना खाएं, इस तरह कपड़े पहने? अरे मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी तहजीब और तमद्दुन के मुताबिक, अपने रवायात के मुताबिक कपड़े पहनूंगा, अपने जो तहजीब है उसके मुताबिक मैं खाने खाऊंगा। आप कौन होते हो जो मेरी प्लेट में देखते हो, मेरे रिकाबी में देखते हो? आपको इसका हक नहीं पहुंचता। तो इसी तरह अमेरिका को भी हक नहीं पहुंचता कि वो दुनिया में क्या हो रहा है देखे और दूसरों पर हुक्म चलाए, जबकि अमेरिका को अपनी हालत सुधारनी चाहिए। 36 खरब डॉलर का कर्जा है अमेरिका पर। देखिए यासब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की क्या मजबूरी, जी, वो क्यों अमेरिका को सीधा सीधा जवाब देना नहीं चाहता। जी जी, हमने देखा कि हम पर 50% से ज़्यादा टैक्स आयत 50% से ज़्यादा जी जी, टैक्स आयत कर दिया गया है। हमारे बच्चे जो तालीम और रोज़गार के लिए अमेरिका में थे, उन्हें किस तरह बेइज्जत और करके रवाना किया जा, हथकड़ियाँ डाल के रवाना किया जा रहा है। जी जी। इसके बावजूद भी हम खामोश हैं। हमारी क्या मजबूरियाँ हो सकती हैं? ये भी मजबूरी नहीं है, मैं समझता हूँ कि बुज़दिली है, और बुज़दिली कभी सियासतदानों में नहीं आना चाहिए। उनका अज़्म हौसला बुलंद होना चाहिए, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी से सबक लेना चाहिए। देखिए, पड़ोसी ममालिक को जो कमज़ोर है उनको तो डराया जा रहा है, जी जी, जो ताकतवर है उनके सामने आवाज़ निकालना भी मुनासिब नहीं समझा जाता। आवाज़ निकल नहीं रही है जी, अब जब निकलती है तो अलग बात है, निकालना वो जब होता है जब निकलती है, आवाज़ नहीं निकल रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी आवाज़ के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख़ैर इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।